राजनीति राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। हमारे यहाँ एक समय चाइनीज ऐप्स और झालरों का खूब विरोध हुआ है, लेकिन दुनिया ने करवट बदली तो हमने भी गियर बदला। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें चल रही हैं। अप्रत्याशित सी लग सकती हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता बैठे हैं और दूसरी ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि। एक तरफ दक्षिणपंथी तो दूसरी तरफ वामपंथी। समाज और अर्थव्यवस्था को लेकर के एकदम जुदा नजरिए के लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी अनूठी हैं नहीं जितनी आपको लग रही होंगी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है और फॉरेन पॉलिसी के फैसले अलग, लेकिन टाइमिंग बड़ी अहम होती है मित्रों। ऐसे समय में जब ये मित्रतापूर्ण बातचीत चल रही थी, चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर अपना दावा दोहरा दिया। जाहिर है फॉरेन पॉलिसी बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, तो उसने बीजेपी पर आरोप लगा दिए। आज इसी पर बात करेंगे। शख्सगाम वैली की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसमें नेहरू का भी जिक्र होता है। फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के कैनन इवेंट की। आज मालूम हो गया कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या था। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो बात यह है कि कल यानी 12 जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन सुन हेयान के नेतृत्व में बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचा दिल्ली में। ये मोहतरमा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर हैं। भारत में चीन के राजदूत शू फाहयांग भी इनके साथ में मौजूद रहे। मेजबानी का नेतृत्व किया अरुण सिंह और विजय चौथाईवाला ने। अरुण सिंह बीजेपी के महासचिव हैं और विजय चौथाईवाला पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी हैं। बैठक के बाद विजय चौथाईवाला का एक्स पर पोस्ट आया, लिखा कि दोनों के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। जानकारी ये भी आई है कि चीन के इसी डेलीगेशन ने आज यानी 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। ये मुलाकात भी अहम बताई जा रही है क्योंकि पिछले बरस अगस्त में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज चल रही थी और दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया था, तब आरएसएस ने चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को न्योता नहीं भेजा था। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के चलते लिया गया था। बीजेपी नेताओं के साथ सीपीसी डेलीगेशन की इतनी बड़ी बैठक आखिरी बार 2009 में हुई थी और तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेतृत्व में पार्टी का एक डेलीगेशन बीजिंग गया था। इस डेलीगेशन में आरएसएस के नेता भी शामिल थे। 2011 में भी ऐसा ही दौरा हुआ था। तो ये तो जनरल नॉलेज की बातें हुई। अब खबर की थोड़ी गहराई में चलते हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि डिप्लोमेसी के चश्मे से देखने पर यह मीटिंग कोई नई बात नहीं लगती, लेकिन टाइमिंग पर नज़र डालिए। 2020 के गलवान क्लैश के बाद ये पहली हाई लेवल पार्टी टू पार्टी मीटिंग है और जिस दिन ये बैठक हो रही थी उसी दिन चीन की ओर से कुछ और भी किया जा रहा था। 12 जनवरी को ही चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का एक बयान आया, चीन से आया। बोली कि शख्सगाम वैली चीन का हिस्सा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा हक है, कोई सवाल इस पर नहीं उठा सकता। ये कहते हुए माओ निंग ने 1960 के चीन पाकिस्तान बॉर्डर समझौते का हवाला दिया। कहा कि ये 2 संप्रभु देशों का फैसला था और इसी समझौते के तहत शख्सगाम वैली का इलाका चीन के हिस्से आया था। माओ निंग का इतना कहना था कि कांग्रेस ने बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ वो मीटिंग। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा, बीजेपी और चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पार्टी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को फिर से निशाने पर लिया। कहा कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी वेंटिलेटर पर है, लाल आंखें कहां गईं? क्या बीजेपी इन तमाम बैठकों में, संघ भी इनसे जो बैठकें करता है, जो बैठकें हमें मालूम है उनकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बैठकें भी हुई हैं हमें मालूम पड़ता है कि जो सार्वजनिक पटल पर नहीं आती, हमें आपको नहीं मालूम पड़ती, लेकिन बैठकें चलती हैं इनकी। क्या उन बैठकों में ये सारे मुद्दे उठाते हो? इसका जवाब तो देश को दीजिए ना। तो अगर जब ये मुद्दे आप उठाते हो तो वहां से क्या जवाब आता है, यह भी रिपोर्ट दीजिए। क्या जो भारी ट्रेड इंबैलेंस है, जो असंतुलन है व्यापार का, उसके बारे में भी बात होती है? क्या भारत में चीन के सामान की जो बाढ़ आ जाती है उसके बारे में भी कुछ चर्चा होती है कि उस इंबैलेंस को कैसे ठीक करें, उस असंतुलन को कैसे ठीक करें? क्या उस पर बात होती है? क्या इन मीटिंग्स में चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ्स और विशेष तौर पे फर्टिलाइजर पर जो बैन लगा
अघोषित बैन था, चीन ने जो बैन लगाया, क्या उस पर चर्चा हुई? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब मिल ही रहे हैं तो इनसे क्षेत्रफल भी पूछ लीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष हमलावर है। बैकड्रॉप में बीजेपी के वो हमले भी हैं जिनमें अलग अलग मौकों पर कांग्रेस की लीडरशिप पर चीन परस्त होने का आरोप लगाया गया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने जो उसका जवाब दिया, जो कहा, वो भी सुन लें। हम बहुत खुल के करते हैं। पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स भी आरंभ हुई हैं, ट्रेड पर भी बात चल रही है। हम चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जब स्थिति बेहतर होती है, और ये एक फॉर्मल मीटिंग का प्रक्रिया था। अब बात शख्सगाम वैली की कर लेते हैं। स्क्रीन पर चल रहा ये नक्शा देखिए। कुल 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका है ये। 1948 में पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। 1963 में उसी एग्रीमेंट के तहत चीन को सौंप दिया, जिसका जिक्र माओ निंग ने ताज़ा बयान में किया। भारत ने कभी भी ये एग्रीमेंट स्वीकार नहीं किया। भारत आज भी इसे अपना ही हिस्सा मानता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 9 जनवरी को शख्सगाम वैली पर एक बयान जारी किया था। साफ कहा था कि ये भारत का इलाका है। हम चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी, CPEC को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये भारत के उस इलाके से होकर के गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ साफ बताई जा चुकी है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय की इसी प्रतिक्रिया के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया। दरअसल शख्सगाम वैली रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर के पास कराकोरम हाईवे से लगती हुई चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बड़ा हिस्सा। CPEC के तहत ही यहाँ पर रोड बन रही है जो चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगी। अगर ये हो गया तो चीन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट रूट 16,000 किलोमीटर से घट करके 5,000 किलोमीटर हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट पर नेवी के लिए रिपेयर बेस भी बन सकता है, यानी चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ जाएगी। तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा, बड़ी चुनौती होगी। हम देख ही चुके हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हाल के दिनों में आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि शख्सगाम वैली में चीन ऑल वेदर रोड तो बना ही रहा है, साथ ही कुछ मिलिट्री आउटपोस्ट की मौजूदगी भी दर्ज की गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसके चलते भारत चीन के बीच बॉर्डर तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप टैरिफ के मद्देनज़र दोनों देशों के बीच करीब आने की कोशिशों को भी झटका लग सकता है। कुल जमा तस्वीर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह की खींचतान हमेशा से बनी रही है। 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बैकड्रॉप में चीन जब अक्साई चिन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था तो 38,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके को लेकर संसद में सवाल उठे थे। जवाब में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, मतलब वो इलाका बंजर है, इसलिए महत्व नहीं रखता। पंडित नेहरू को कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य महावीर त्यागी की तरफ से जवाब मिला था। त्यागी ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इस पर भी बाल नहीं उगते तो क्या मेरे सिर का भी कोई महत्व नहीं है। और नेहरू के टाइम पर शख्सगाम वैली को लेकर के भी सवाल उठे थे। 25 फरवरी 1963 के दिन नेहरू से विपक्ष के सदस्यों ने सवाल किए थे चीन और पाकिस्तान की ट्रीटी को लेकर के। नेहरू ने कहा था कि शख्सगाम वैली में पाकिस्तान की मौजूदगी को हम मान्यता नहीं देते, वो इलाका भारत का है और पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता कि वो इसे चीन को सौंप दे। हालांकि 4 मार्च 1963 को ये वैली पाकिस्तान के कब्जे से चीन के कब्जे में चली गई। फरवरी 2022 में रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने इसे लेकर के नेहरू पर निशाना भी साधा था और अब इसी बैकड्रॉप में कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है। 2 विंडो में तस्वीरें और बयान चलाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। अब बारी सुर्खियों की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को कायदे से होका गया, लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जब पाकिस्तान को समझ आ गया कि संघर्ष विराम नहीं हुआ तो उसकी बर्बादी तय है? इसका जवाब भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दे दिया है। मौका था भारतीय सेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 2 बातों ने पाकिस्तान को थम जाने पर मजबूर कर दिया। पहला, आतंकी ठिकाने पर हुई 22 मिनट की स्ट्राइक्स। दूसरा, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट से पूरी जानकारी थी कि कौन सा जहाज या कौन सा विमान कहाँ जा रहा है। उसे देख और समझ करके उन्होंने संघर्ष रोकने का फैसला किया। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी
जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में, एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सेटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर के कुछ अहम जानकारियां साझा की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम और बातें क्या रही, बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अब भी एक्टिव हैं, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने। इन कैंपस में अब भी ट्रेनिंग की आशंका है। अगर अब किसी भी तरह का आतंकी या सैन्य दुस्साहस हुआ तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई हरकत हुई तो एक्शन लिया जाएगा। भारत चीन सीमा पर हालात फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन लगातार निगरानी बहुत ज़रूरी है। शीर्ष स्तर पर बातचीत जारी है, जिससे स्थिति को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की ओर से एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, लेकिन हमने कोई ढील नहीं दी है। जम्मू और कश्मीर में पॉजिटिव बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2025 में आतंकवादी भर्ती की संख्या लगभग ना के बराबर रही। भर्ती के केवल 2 मामले सामने आए हैं। 2025 में 31 आतंकवादियों को खत्म किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तानी मूल के थे। सेना का फोकस अब आधुनिकीकरण पर है। एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल, बेहतर क्षमता वाले ड्रोन्स यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य मिसाइल्स भी जल्द आने वाली हैं। 90% से ज़्यादा गोला बारूद अब स्वदेशी बन रहा है। अगली सुर्खी, अगर एक 9 साल की बच्ची की मौत आवारा कुत्तों के हमले में हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या खुले में कुत्तों को खाना खिलाने वाले और उनके समर्थन में काम करने वाले संगठनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? समस्त डॉग लवर्स से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की 13 जनवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV एंजारिया की बेंच ने की। पब्लिक प्लेस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों के रवैये पर कोर्ट ने सवाल उठाए। पूछा कि क्या आपकी संवेदनाएं सिर्फ कुत्तों तक सीमित हैं, इंसानों के लिए नहीं? बेंच ने कहा कि हर कुत्ते के काटने, बच्चों या बुजुर्गों की मौत और गंभीर चोटों के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। उन पर भारी मुआवजा लगाया जाएगा, क्योंकि सरकारें इस समस्या को सॉल्व करने में पूरी तरह विफल रही हैं। इसके साथ ही कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर समय रहते नियमों को ठीक से लागू किया गया होता तो हालात इतने गंभीर नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला केवल कुत्तों बनाम इंसानों का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदारी का है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अगली सुर्खी, T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत आएगी या नहीं, सवाल बनता है, क्योंकि ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच लगातार बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े हैं। बांग्लादेश का कहना है कि उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। ICC वेन्यू नहीं बदलने पर अड़ा है। नतीजा 0 है। आज यानी 13 जनवरी को एक बार फिर बातचीत हुई। दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जुड़े, जिसके बाद BCB ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी मांग को फिर से दोहराया। उधर ICC ने कहा कि शेड्यूल फाइनल हो चुका है, फैसले पर फिर से विचार करें। BCB का कहना है कि मसले का समाधान निकालने के लिए ICC से बातचीत जारी रखेंगे। बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को शेड्यूल्ड है। उसे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है। महीने भर से भी कम समय इसमें बचा है। चंद दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।